देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खी नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए। आधी आबादी की बात इस वक्त हर जगह हो रही है, क्योंकि जब संसद ने एक बिल पारित किया और उसमें महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाने की बात ही नहीं थी, बल्कि पूरा आरक्षण देने की बात थी, 33% आरक्षण। और उस आरक्षण के बाद राजस्थान में, जहां पर कि अब चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, उसकी गूंज यहां भी सुनाई दी। आरक्षण की बात भी हो रही है, राजनीति में महिलाओं के वोट बैंक की बात भी हो रही है, लेकिन जब राजस्थान की बात होती है तो लगातार कुछ तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं, और वो तस्वीरें चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि दर्दनाक भी होती हैं। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर पूरी मुहिम इस चुनाव में राजनीतिक दल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जो कि विपक्ष में है, उसका कहना है कि इससे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर जितने पिछले 5 साल में हुए कभी नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने सरकार में रहते हुए एफआईआर दर्ज की, तमाम बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमानों का पैनल है, जिनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है और किसके दावे में आखिर कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप तीनों ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ममता भूपेश जी, क्योंकि आप राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री हैं, मैं आप ही से सीधे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है ये जो वादा किया गया था महिलाओं को सुरक्षा देने का, राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, सभी सरकारें मैं समझती हूँ प्रयास करती हैं, और जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक दायित्व, तमाम जो मुद्दे हैं महिलाओं के, उनके ऊपर बेहतरीन तरीके से कार्य कर पाएं। और हमने भी प्रयास किया कि हम लोग अपनी सरकार के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक दायित्वों का उनका पूरा निर्वहन हम लोग कर पाए। आपने ये बात कही, और एक आपने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो जाहिर तौर पर कोई भी सरकार देगी और सरकार की बाल विकास मंत्री देंगी, लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं ममता जी, जबकि एक 15 साल की लड़की, नाबालिग लड़की, उसके साथ गैंग रेप होता है, उसकी हत्या हो जाती है, और उसका जो परिवार है अब वो चाह रहा है कि कम से कम पता लगे ये सब हुआ क्या। तो अभी तो 24 घंटे भी नहीं बीते, हर हफ्ते में कुछ ऐसी वारदातें। देखिए, बहुत ही दुखद है ये सब घटनाएं कि आज के इस समय में सामाजिक सौहार्द बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं न सिर्फ राजस्थान में, समझती हूँ कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में हम लोगों को सुनने को मिल जाती है। लेकिन हमारी सरकार इन्वेस्टिगेशन टाइम बहुत कम रखती है। आपको ध्यान हो, जब हम सरकार में आए थे और आते ही अलवर के अंदर एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ था, और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी आए, मुख्यमंत्री जी भी गए, हम भी गए, और तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई की गई। और आज वो महिला एक बहुत ही इज्जत के साथ में सरकारी नौकरी के अंदर कार्यरत हैं, और अपने जो उनका मान सम्मान एक तरह से खो गया था, वो मान सम्मान हम लोगों ने पुनः उनको लौटाने का प्रयास किया, समयबद्ध तरीके से कार्य करने की कोशिश की। और आज जो आप घटना बता रही हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है, मैं इसकी निंदा करूंगी, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन लोगों का मालूम चल सके। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज बहुत लोग, हजारों लाखों लोग इनको देख भी रहे होंगे, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, सरकार अपना पूरा कार्य करती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक सोशल सेक्टर को, सामाजिक लोगों को, एक आम व्यक्ति को भी एक ऐसा भयमुक्त वातावरण बनाने में सरकार की मदद करनी होगी, जिससे हम लोग सब मिलके, आज बेटी किसी की भी हो, किसी की बच्ची के साथ में कुछ गलत होता है, तो मैं समझती हूँ कि
वो हमारी बेटी है, वो राजस्थान की बेटी है, वो हिंदुस्तान की बेटी है। हम सब लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा के प्रति सजग रहें और एक भयमुक्त वातावरण बनाने में जो भी सरकार कार्यरत है उन सरकारों की मदद करें कि स्टेट के अंदर भयमुक्त वातावरण रहे, बच्चियां शिक्षित हो पाएं, अपने पैरों पे खड़ी हो पाएं, अपने जॉब्स कर पाएं, जो उनके दिल में सपने हैं उन सपनों को पूरा कर पाएं। उसके लिए हम आम आदमी की भी मदद की गुहार मैं आज करना चाहूंगी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि आप लोग आइए, आप और हम सब लोग मिलके राजस्थान में भी भयमुक्त वातावरण बनाने का प्रयास करें। ममता जी, ये तो काफी पॉलिटिकल स्पीच लग रही है। अगर आप जनता के ऊपर ही डाल रही हैं कि जनता आकर सरकार का जो दायित्व है महिला सुरक्षा को लेकर, उस दायित्व में मतलब मैं समझ नहीं पा रही है, जनता भी समझना चाहेंगे कि उनको आप कह रहे हैं अगर आकर वो साथ दें इस मुद्दे पर, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मतलब ये है कि हम लोगों की गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत सी फैसिलिटीज, बहुत से हम लोग जल्दी सुनवाई करना, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना, जो अपराधी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देना, ये तमाम कार्य सरकार के हैं जो हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जब से मैं 5 साल से इस विभाग को देख रही हूं, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, दरिंदा परिवार का बिल्कुल नजदीकी सदस्य होता है, दरिंदा उसका रिश्तेदार होता है बच्ची का, पड़ोसी के मकान वाला व्यक्ति होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दरिंदों के का हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम लोग सब लोग मिलके, सरकार तो पूरी तरह से चिंतित है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, चाहे हमने वन स्टॉप सेंटर्स खोल रखे हैं, चाहे हमने सखी सुरक्षा सलाह सेंटर्स खोल रखे हैं, हम बहुत सी ऐसी सरकार की नवाचार हमने करे जिन पे आके महिलाएं अपनी बात रख सकती हैं, अपनी बात को कह सकती हैं, उनके अंदर रह सकती हैं, उनके माध्यम से हम सरकार को उनको मदद भी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि हम सब लोग मिलके कलेक्टिव इफर्ट्स के साथ में हमारी बच्चियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। ठीक है, ममता शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। ममता जी, जो बात यहाँ पर मंत्री जी ने कही, मैं उसी बात से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जब आप एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष थी, आप राजस्थान से आती भी हैं और साथ में ये भी एक वजह रही, जो आंकड़े कहते हैं एनसीआरबी के या जो आंकड़े राजस्थान से जाते हैं, सरकार का दावा होता है कि इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि उतने ही एफआईआर दर्ज हो रही है, उतने ही केसेस दर्ज हो रहे हैं। हकीकत क्या कहती? देखिए, पहली बात तो ये है कि केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये है। तो मेरा मानना ये है कि डिपार्टमेंट की हेड यहाँ बैठी हुई हैं और जो महिला आयोग है वो भी इन्हीं के अंडर में आता है। तो मेरा कहना, मेरा मानना ये है कि आयोग के जो काम है, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं कि हम एम्पावर कर देंगे महिलाओं को, वो तो करेंगे, लेकिन उनके सुरक्षा के बारे में क्या है? तो इसके लिए मैंने जो कई प्रोग्राम्स किए थे उनमें ये था, एक तो आपको सबसे पहले पुलिस सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम्स करने चाहिए, क्योंकि महिला सबसे पहले धक्का जो खाती है वो पुलिस में ही जाके खाती है। और दूसरी बात यह है कि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स केवल पुलिस में ही नहीं, मैं तो कहूंगी कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन बॉयज कॉलेजेस में, ताकि उनके मेंटालिटी को हम चेंज कर सकें, उनकी मानसिकता को हम चेंज कर सकें कि ये तुम्हारी बहन के समान है। हम एक तरफ तो आज से पहले, बहुत पहले वो जमाना था कि लड़कियां पसंद ही नहीं की जाती थी, कि लड़की पैदा हो गई तो शोक मनाया जाता था, लेकिन आज वो स्थितियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। बल्कि मैं कहूंगी कि यहाँ गांव के भी लोग बैठे हुए हैं, गांव में मैं ऐसे ऐसे घरों में जाती हूं कि वो कहते हैं साहब 5 लड़कियां हैं, तो हम एक बार ताज्जुब करते हैं, हिल जाते हैं कि 5 लड़कियां हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सब अपने अपने भाग्य का लेके आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम लड़के और लड़की में इक्वालिटी कायम करेंगे तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कमी आएगी। तो ये सारी जो बातें हैं, हम बड़े सपने दिखा देते हैं जब इलेक्शंस आते हैं, मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए ये भी है, वो भी है, वो भी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना है? इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं।
ऐसे मैं सोचती हूं कि हर जिले में कम से कम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक शेल्टर होम होना इज मस्ट, ताकि जो महिला रेप विक्टिम है या आपके ये डोमेस्टिक वायलेंस से विक्टिम बनी है या एसिड थ्रो की है, कम से कम उनके लिए सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए। महिला डेस्क की हम बात करते हैं, सरकारें कहती कि हमने महिला डेस्क में तो आपको पुलिस नजर ही नहीं आती, और जो नजर आती है तो वहां करप्शन इतना है कि उस महिला को रिलीफ ही नहीं मिलता। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन लैक करता है। जब इंप्लीमेंटेशन होगा तो मैं समझती हूं कि अवेयरनेस भी आएगी। शिक्षा से ही कुछ नहीं होगा। शिक्षा तो एक ऐसी चीज है कि वो देनी ही चाहिए लड़कियों को, जितनी लड़कों को देते हैं उतनी लड़कियों को भी देनी चाहिए, और लड़कियां शिक्षा के माध्यम से आगे भी बढ़ रही हैं। पहले तो एक लिटरेसी का मामला होता था कि चिट्ठी पढ़ लो और चिट्ठी भेज दो, लेकिन आज वो बात नहीं है। आज डिग्री ओरिएंटेड हो गए हैं लड़कियां भी। तो मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत कोशिश और मेहनत करने की जरूरत है। ओके नंदिनी जी, क्योंकि इस बार चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है वो है नहीं सहेगा राजस्थान, खास करके महिलाओं के बारे में। और अभी तो हमने सोचा था कि एक हफ्ते पहले की बात करें, लेकिन 24 घंटे पहले ही एक घटना जिसकी बात मैंने मंत्री जी से पूछने की कोशिश की। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा है या फिर बनाने की कोशिश की जा रही है? आज हम जिस दौर में ये बातचीत कर रहे हैं, हमारा पूरा देश बदल रहा है। महिलाओं के मुद्दे राजनीति में, समाज में, सब जगह सामने लाए जा रहे हैं। देश में कितनी प्रगति हो रही है। और अभी वर्तमान दौर की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बनने के बाद फिर चंद्रयान में हमने सफलता देखी महिला वैज्ञानिकों की, महिला रिजर्वेशन बिल आया। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनसे पूरे देश में महिला वर्ग में बहुत ही खुशी है कि आज महिलाएं कितनी तरक्की कर रही हैं। और राजनीति में जहां हमारे देश में पीछे थी महिलाएं, अब महिला रिजर्वेशन बिल से वो कमी भी दूर हो सकेगी। तो जब हम रिजॉइस कर रहे हैं महिलाओं की सक्सेस को, सफलता को, ऐसे समय में राजस्थान में हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की। महिला इतनी असुरक्षित क्यों है? तो एक राजस्थान की एक महिला होने के नाते इस पर मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि इतना एक प्रदेश हमारा ऐसा हुआ करता था जहां कोई चिंता की बात नहीं थी। आप घरों में कहीं भी जाओ आओ, गांव में घूमो फिरो, पर अब लड़कियों को घर से बाहर निकलने में सोचना पड़ता है। रेप केसेस में राजस्थान पिछले कई सालों में नंबर 1 बना हुआ है देश में, जो कि बहुत ही दुखद है। और अन्य राज्यों से तुलना करें तो जहां वार्षिक आंकड़ा 3000 के करीब आता है, वहां राजस्थान में 6000 से ज्यादा है। तो ये कितने दुख की बात है कि हमारा इतना सीधा साधा प्रदेश आज किस दिशा में जा रहा है। आई थिंक कि मंत्री जी कह रही हैं आपके आंकड़ों में कुछ दोष है। जी देखिए, अगर आप महिलाओं के अपराध की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो केसेस हैं वो यूपी के अंदर 1 लाख के ऊपर 176 है, हरियाणा के अंदर 1 लाख के ऊपर 142 है। देखिए मैंने और राजस्थान के अंदर 109 है। हम 6ठे नंबर पे हैं, फर्स्ट नहीं है। दूसरे महिला अपराधों में दूसरे नंबर पर, महिला अपराधों में देश में राजस्थान एनसीआरबी के आंकड़ों में दूसरे नंबर पर है। नहीं, दूसरे नंबर पे है तो हम लोग उनका समाधान कर रहे हैं ना, केस रजिस्टर्ड करके। पिछले छुपा नहीं रहे। अन्य प्रांतों के अंदर, अन्य स्टेट्स के अंदर ये चीज FIR मैंडेटरी नहीं है, दबाया जाता है। महिला अगर थाने में आती है तो उनको धमकाया जाता है, उनको हड़काया जाता है कि आप केस दर्ज मत करिए। हम लोग नहीं कहते, हमने अपने यहाँ स्वागत कक्ष बना रखे। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमने डिप्टी एसपी सिर्फ महिला सेल के लिए खड़े किए हुए हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो डिप्टी एसपी लेवल का ऑफिसर भी हमें जिला हेडक्वार्टर पे मिल रहा है। महिला थाने हमारे हर जगह पे हैं। 2-2, 3-3 महिला सुरक्षा सेंटर्स हम लोगों ने, शेल्टर होम हर डिस्ट्रिक्ट में खोल रखे हैं। तो ये जो आप आंकड़ा बता रही है, मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़ा सत्य है। देखिए, ये आंकड़े मैंने नहीं बनाए, ये जो ऑफिशियली मैं सब यहाँ आने से पहले मैंने सब चेक किया था, वही आंकड़े हैं। आप जाकर चेक कीजिएगा, मैं आपको फोन में भी दिखा सकती हूँ। और रेप केसेस में पिछले 2001, 2020 इन सब में राजस्थान नंबर 1 था रेप केसेस में। ममता जी, आई थिंक कि थोड़ा सा जो आप आंकड़ों को, उनके आंकड़ों को काउंटर कर रही हैं, तो 2020 से 21 के बीच एक ही साल की है ये बात।
सीधे अगर 5,000 से 6,000 पार कर जाते हैं बिल्कुल। आंकड़े, तो ये आंकड़े तो झुटलाए नहीं जा सकते। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, हम लोग FIR दूसरी तरफ, मैंडेटरी कर रहे हैं भाई, बाकी राज्यों बाकी राज्यों में नहीं है। आप मैं पता वही आपको करिए, बता रही हूँ, बाकी राज्यों में अगर एक साल में 2500 एक औसत है इस तरह के केसेस का, लेकिन राजस्थान में 4800, एकदम 22%, देखिए, क्या हम मतलब लोग 50% ज्यादा है। ये तो सेंसिटिव है इन आंकड़े मुद्दों पे, कहीं हमारी छुपे हुए नहीं सरकार हैं। जितनी सेंसिटिव है इन मुद्दों पे, राजस्थान की मान मर्यादा, यहाँ की मान प्रतिष्ठा, महिलाओं के प्रति जो सामाजिक सौहार्द और सामाजिक दायित्व और इज्जत जो है राजस्थान में, वो कहीं नहीं है। यहाँ घटना घटती है चित्तौड़ में, मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाते हैं अगले दिन सुबह और पूरी घटना का जायजा लेते हैं, उसका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ मणिपुर के अंदर 2-2, 4-4 महीने तक वहां थाने के अंदर से महिला को घसीट के बाहर लाके इस प्रकार की घटना की जाती है। तो अब राजस्थान की तुलना ऐसे प्रांतों से मत करिए, मैं आपसे इस बात के लिए एक्सक्यूज करना चाहूंगा। नहीं, एक्सक्यूज तो ठीक है, लेकिन ममता जी ये बात हम नहीं कह रहे। अगर आप ही की सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा, वो सदन में खड़े होकर ये बात कहते हैं, आप ही की एक विधायक दिव्या मदेरणा, वो कहती है कि मैं महिला होकर अपनी सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं करती क्योंकि पुलिस साथ नहीं दे रही है। तो ये बात तो ना वो कह रही है ना मैं कह रही हूँ, तो आपके खुद के सरकार में शामिल लोग कह रहे हैं। ये उनकी निजी, उनकी इंडिविजुअल राय हो सकती है, वो सरकार के बिहाफ पे नहीं कह रहे कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी हो रही है कि उसमें, वो कह रही है कि मुझे सुरक्षा, वो अपनी निजी बात कह रही है। पूरी सरकार को कटघरे में आप नहीं खड़ा कर सकते इस बात के लिए। राजेंद्र गुड़ा अगर कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना पर तो आप बहुत बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम राजस्थान का ही जिक्र कर लें, तो उनको राजस्थान का बर्खास्त जिक्र कर तो दिया हम है। लोग हर वक्त करते हैं। आज महिलाओं की, मैडम ने, ममता जी ने अभी बात रखी एजुकेशन की, मुझे खुशी है कि पहले राजस्थान को रूढ़िवादी प्रदेश कहा जाता था, बच्चियां होते ही उनका गला घोट दिया जाता था, शिक्षा का स्तर उनका कितना नीचे था। आज जहां लड़कियां 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से 842 थी, आज मुझे सम्मानजनक कहते हुए खुशी है कि आज हमारी लड़कियों का 1000 के अनुपात में 946 बच्चियां राजस्थान के अंदर जन्म ले रही हैं, जो हमारा आंकड़ा इतना बड़ा है। कहीं ना कहीं ये लिटरेसी रेट बढ़ी है, अवेयरनेस हम लोगों ने बढ़ाई है, तभी हमारा ये आंकड़ा बढ़ पाया है। आज राजस्थान की सरकार एजुकेशन के लिए लड़कियों को, जहां स्कूल के अंदर 500 बच्चियां हैं, वहां कॉलेज खोल रही, गर्ल्स कॉलेज। हम लोगों ने सैकड़ों का गर्ल्स कॉलेज राजस्थान की बच्चियों के लिए खोली, इसलिए कि वो शिक्षित बने और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने में, प्रदेश को आगे इन्हांस करने में उनकी भूमिका अच्छी हो। तो हम लोग तो हर दृष्टिकोण से, आज गांव के अंदर हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, बच्चियां पढ़े। आज जो चिरंजीवी योजना, जो हमारी 25 लाख का बीमा राजस्थान सरकार ने जनता को समर्पित किया है, उसका सबसे बड़ा अगर फायदा मैं देखूंगी तो बच्चियों को मिला है। क्योंकि अगर किसी के घर में 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां और 1 बेटा है, तो अगर बेटा बीमार पड़ेगा तो उसको तुरंत उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, और अगर बच्ची बीमार पड़ेगी तो वो उसको तुरंत ये सोचेंगे कि घर में रख दीजिए, इनके ऊपर खर्चा कौन करेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं समझती हूँ कि जो बीमा हम लोगों ने चिरंजीवी किया है, ये राजस्थान की बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा कि हमारी बच्चियां स्वस्थ रहेंगी, शिक्षित बनेंगी और प्रदेश की तरक्की में उनकी भूमिका रहे, ये हमारी सबकी कोशिश है। आज हम लोगों ने हमारी माहवारी स्वच्छता नहीं रखने की वजह से 65% महिलाएं अगर बीमार होती थी, आप इन्वेस्टिगेशन हॉस्पिटल्स में जाइए, 65% महिलाएं सिर्फ इसी वजह से बच्चियां बीमार हो जाती थी, बांझपन का शिकार हो रही है, यूट्रस कैंसर हो रहा है। हम लोगों ने उड़ान स्कीम चलाई, फ्री सैनिटरी नैपकिन की। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी यहाँ। बिल्कुल जाहिर तौर पर महिलाओं के लिए इतने काम हो रहे हैं और आप लगातार अपनी जो फेहरिस्त है वो बता रही हैं। ये तो बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए किए गए काम है सरकार के। अभी तो सवाल उनकी सुरक्षा को लेकर हो रहा है और वही बात ममता जी ने और नंदी जी ने शुरू की। उसके लिए क्या कदम हो रहे हैं, उसकी बात हो रही है। देखिए, मैं बता रही हूँ ना, हर जिले में हमारे डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर महिला सुरक्षा के लिए तैनात किए गए, महिला थाने सब जगह खोले गए, हमारे सेंटर सब जगह हैं कि आके अपनी बात कह सके। शेल्टर, जैसा उन्होंने अभी कहा कि शेल्टर होम होने चाहिए, मैडम ने भी कहा शेल्टर होम हमारे सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। इसको आगे भी बढ़ाने की हम लोग सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको और आगे लेके जाएं। ठीक है, फिर ये लगातार घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? इसीलिए ही मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि हम लोग तो पूरी कोशिश करें, सरकारें चाहती है, कोई सरकार, मैं नहीं कहूंगी कि हमारी सरकार,
पूरे देश के अंदर कोई भी सरकार नहीं चाहती होगी महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घटे, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होए, रेप केसेस बढ़े। लेकिन हम लोग तो सभी लोग, सारी सरकारें प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी हमें एक भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए आम जनता का भी सहयोग चाहिए। ठीक है ममता जी, आपका जो एनसीडब्ल्यू का कार्यकाल रहा, आपके पास लगातार हर रोज ऐसे केसेस आते थे। ये जो बात यहाँ मंत्री जी कर रही हैं, आपको लगता है कि ये सब काफी है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं, वीडियोस वायरल होना, और घर के अंदर अगर बच्चियों को और जला कर मारने की घटनाएं हो रही है, ये तमाम चीजें जो फहरिस्त में आ रही हैं या नहीं? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये सब केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। जब दामिनी केस हुआ था तब मैं वहीं थी दिल्ली में, और उस टाइम ऐसा लगता था कि इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी महिलाओं की, ये होगा वो होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद कई केसेस ऐसे हुए कि मैं उन केसेस को उससे भी जघन्य केस कहूंगी। कई केसेस ऐसे हुए और बड़ी शिद्दत से लोगों ने कोशिश की कि इसको रोका जाए, लेकिन नहीं रोक पाए। अब उसका रीजन अगर आप पूछें तो मैं वापस वहीं लौट के आऊंगी कि कहीं ना कहीं एक तो मेंटालिटी ठीक नहीं है, दूसरा देखिए नर और नारी का भेद अभी वो बता रहे थे, जो बोल रहे थे वो मैं सब समझ रही हूं कि नारी में 2 मात्राएं ज्यादा है और नारी भारी है, लेकिन फिर भी जन्म जन्मांतर से और आगे भी नारी शारीरिक रूप से नाजुक ही रहेगी, मासूम ही रहेगी, वो पुरुष का मुकाबला नहीं कर सकती उस बात में। इसलिए नारी को आप शिक्षित करें। हमने ये भी कहा था कि इनको जूडो कराटे सिखाए जाएं सेल्फ डिफेंस के लिए। इनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि तुम्हें टच के बारे में उनको बताया जाए। इंग्लिश स्कूल्स में भी बताते हैं। अभी ममता जी ने इंग्लिश का नाम याद आ गया तो मुझे ये कह रहे हैं कि हमने हर जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कर दिए। मैं कई जगह देख के आई हूं, इंग्लिश मीडियम स्कूल तो हो गए लेकिन टीचर्स हिंदी मीडियम वाले ही, टीचर्स है ही नहीं। अब आप ये बताइए वो हिंदी मीडियम का टीचर इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ाएगा? तो ये एक जो शौहरत और एक जो प्रचार है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, मैं मानती हूं कि स्कीम्स अच्छी हैं, स्कीम्स आ भी रही हैं, लेकिन उन स्कीम्स को ठीक से इंप्लीमेंट करना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ममता जी, इस पर आई थिंक जवाब आपका बनता है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो टीचर है वो तो हिंदी मीडियम के ही है, सब पुराने चल रहे हैं, वहां कोई चेंज नहीं है। हेलो, हमारे सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले हैं और टीचर्स को भी हम लोग रेंडमली ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि वो स्कूल्स के अंदर पढ़ा सके अंग्रेजी माध्यम से। और अभी हमारी जो इंग्लिश मीडियम से वो 5th तक खुल रही है, उसके बाद में हम लोग हर क्लास एक एक साल आगे बढ़ाएंगे। जरूर ये आप कह रहे हैं, मैं इस बात से ना इत्तेफाक नहीं करती हूँ कि टीचर्स पूरे हैं, नहीं, कम हैं, इंग्लिश मीडियम के भी कम हैं, लेकिन हमारी प्रयास रहेगी रिक्रूट करके हम लोग जल्दी से जल्दी उन स्कूल्स के अंदर इंग्लिश मीडियम के टीचर्स भी पहुंचा सके। ओके, तो मैं जिक्र यही कर रही थी कि जैसे बाल विवाह पहले बहुत हुआ करते थे, सरकारों के प्रयासों से, पिछली सरकार, उससे पिछली सरकार, आज की सरकार, उन प्रयासों से बाल विवाह का चलन कुछ कम हुआ है। मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरे यहाँ एक प्रधान थे बूंदी में, तो वो मुझे एक दिन बोले कि साहब हमारे यहाँ बाल विवाह हो रहा है और आप पुलिस को फोन कर दो कि यहाँ पुलिस नहीं आए। मैंने कहा प्रधान जी कैसी बातें करते हो आप, मैं कैसे फोन करूंगी और क्यों करूंगी, बल्कि आप इन विवाहों को रोको। अब आप देखिए उसके पीछे फिर महिला सिक्योरिटी आ गई। वो अनपढ़ प्रधान क्या बोला कि साहब इन छोटी छोटी बच्चियों का बिजली नहीं आती है, कोई रिक्रिएशन नहीं है, इनके रेप हो जाते हैं, ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो इनका वो काला मुंह लेके हम कहां जाएं ये बताओ आप। इसलिए हम इनका बाल विवाह कर देते हैं ताकि ये अपने घर की हो जाएं। ये मैं आपको सत्यता बता रही हूं, यहां कोई असत्य बात नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है। तो उस ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रख के अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, गांव में नल, पानी, बिजली सब होगा तो बच्चे टीवी भी देखेंगे, उनका रिक्रिएशन भी होगा,
वो अब आजकल मोबाइल तो ऐसा हो गया कि बिना मोबाइल के तो कोई खिसकता ही नहीं है। अब थोड़ा मोबाइल में ध्यान लोगों का जाने लगा है, लेकिन मोबाइल में भी जो गंदे ऐप्स हैं, गंदी बातें हैं, वो बच्चे ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो बड़ा आसान हो गया सब कुछ देखना। ठीक है नंदिनी जी, जो बात यहाँ पर ममता जी कह रही है मेंटालिटी की बात, मैं उस पर आना चाहूंगी। अगर सरकार के एक मंत्री विधायक सदन में खड़े होकर महिला सुरक्षा पर ये कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है और उसके बाद बाकी सब लोग ठहाके मार के हंसते हैं, ये मेंटालिटी और ये बयान अगर सीधे सरकार के एक मंत्री की तरफ से आएंगे तो आपको लगता है इसी वजह से नीचे तक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात जाएगी? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, वो सब कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं और लोग उनसे सीखते हैं, क्यों लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उसका असर होता है समाज पर। वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो लोकतंत्र में उनसे जनता सीखती है कि ये किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य। और राजस्थान में जैसा ममता जी बता रही हैं, स्कीम्स की कमी नहीं है और प्रयास भी बहुत कर रही है सरकार, पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल होता जा रहा है। जहां महिलाओं की बात है तो सरकार को ही इसकी जिम्मेदारी इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि क्यों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है। ये अब अगर आप सरकार में हैं तो और कोई आकर तो जिम्मेदारी लेगा नहीं, आप ही को तय करना होगा, देखना होगा कहाँ कमियां रह गई। जैसा आप बता रही हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सेल्स बनाए हैं, सब किया है, बाकी कदम उठाए हैं, FIR लॉन्च होती है, पर इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब कोई जघन्य कांड हो जाता है उसका वीडियो वायरल होने के बाद FIR लॉन्च होती है। कितने सारे केसेस में ऐसा नहीं, जैसे भीलवाड़ा का जो बहुत ही विभत्स कांड हुआ जिसमें बच्ची को भट्टी में झोंक दिया, उसका एकदम तत्काल उसकी FIR नहीं लिखी गई थी। इसी तरह बाकी मामलों में भी कई केसेस ऐसे हुए, जैसे विवाहिता महिला के साथ गैंगरेप हुआ, उसको नग्न अवस्था में उसका वीडियो बनाया, वो वायरल हुआ कई दिन बाद, तब जाके FIR लगी। और यूज कितना, यूटिलाइजेशन फिगर्स भी थे तो वो करीब 2 करोड़ आता है। तो ये फंड यूज क्यों नहीं हुआ उन वन स्टॉप सेंटर्स में? ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, केंद्र की। ठीक है, मैं एक रिएक्शन लेती हूँ, फिर जरा ऑडियंस से कुछ सवाल। ममता जी। नंदिनी जी, आपने जो कहा ना कि जो फंड आया वो खर्च क्यों नहीं हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें फंड तो दे देती है राइडर्स लगा के, और जब हम यहाँ से प्रोग्राम बना के भेजते हैं तो फंड हमारे पास में 2 बार आता है वार्षिक तौर पे। एक बार मार्च में आता है, एक बार अक्टूबर में आता है, नवंबर में। तो जब हम मार्च का प्रोग्राम उनको बना के भेजते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो वो उसको रिलीज करते हैं हमें अक्टूबर नवंबर में, और उसके ऊपर राइडर है कि आप विद इन ए टाइम इसको खर्च करिए। तो जब हमारे एंड डेज आने लगते हैं तब हमारा वो सैंक्शन होके दिल्ली से पैसा आता है, तो वो लैप्स हो जाएगा ही, और फिर हम दोबारा प्रोग्राम बना के भेजते हैं, फिर मार्च में सैंक्शन नहीं होता, वो लैप्स जाता है। तो भारत सरकार आंकड़े तो हमें दिखा देती है कि हमने पैसा दिया और प्रोग्राम नहीं चला। हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन उसमें भी यही समस्या आती है कि हमें फंड देके 6-6 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन फंड्स को, हमारे जो हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं, जो हमारी स्कीम्स हम उनके माध्यम से बनाना चाहते हैं, उनको विद इन ए टाइम बाउंड वो उसको रिलीज ही नहीं करते हैं। और तो ये आंकड़ा भारत सरकार पैसा देके और फिर उसके ऊपर एक अलग तरह का ताला लगा के बैठ जाती, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर उनकी मंशा साफ है कि बच्चियों का ध्यान रखा जाए पूरे देश में, तो वो लोग भी अपना एक समय सीमा निर्धारित तय करें कि अगर हमने फंड भेजना है तो हमें अप्रैल का फंड हमें मई तक आ जाए, तब हम उनको संपूर्ण राजस्थान में या अन्य प्रांतों में भी, मैं नहीं कह रही राजस्थान के साथ, सब जगह होता होगा ऐसा। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं
और हैशटैग स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं जरा ऑडियंस का रुख करना चाहूंगी अभी। माननीय मंत्री जी भी एक महिला है और मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि एफआईआर दर्ज करते हैं। 2019 में लोकसभा के चुनाव थे, अलवर के अंदर एक महिला के साथ में गैंग रेप हो गया था, उसका वीडियो वायरल हुआ और एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसी तरीके से अभी खाजूवाला के अंदर एक बालिका के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है और उसकी हत्या हो जाती है और पुलिस थाने के अंदर बैठा के उनको संरक्षण दिए रहते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी कहते हैं कि 56% महिलाएं जो है वो झूठे मुकदमे दर्ज करवाती हैं और राजस्थान के एक मंत्री ये कहते हैं सदन में खड़े होके कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है और यहाँ इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं, उसके बाद भी उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से खाजूवाला की घटना हुई, जिस तरीके से करौली में एक बच्ची का अपहरण किया गया, उसके बाद में सामूहिक बलात्कार किया गया, एसिड डाला गया और कुएं में डुबो के मार दिया गया, इसी तरीके से भीलवाड़ा के अंदर एक बालिका के साथ में बलात्कार किया गया और उसके बाद में भट्टी के अंदर उसको डाल दिया गया। पिछले 1 महीने के अंदर अगर लगभग आप देखें तो 164-65 हत्याएं हुई है और 120 से ऊपर बलात्कार राजस्थान के इसी पावन दरा के ऊपर हुए। आप महिला मंत्री हैं
और राजस्थान की सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं कि आम जनता को आना चाहिए और करना चाहिए। तो अपराधियों में भय किस तरीके से सरकार करेगी, और या कहीं आप भी कहीं ना कहीं सरकार में अपने आप को लाचार महसूस कर पा रही हैं कि आप कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी का सवाल होता है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मदन प्रजापति है। मदन जी, आपने जो सवाल पूछा है ये एक बहुत अच्छे प्रदेश के नागरिक होने के नाते आपने अपनी भावनाएं रखी है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लाचार हैं। मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा कि 56% महिलाएं ऐसा कह रही हैं, तो ऑन रिकॉर्ड कई बार आप थाने में देखिए FIR दर्ज होती है और अगले दिन वापस FIR ले ली जाती है कि नहीं, हमें तो नहीं करना, गलती से हमने ऐसा कह दिया। तो इस तरह की घटनाएं भी इसी प्रदेश के अंदर हो रही हैं। हम लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो समय है कि जिसमें आदमी को सजा देनी, वो समय पहले जब जहां कई साल लग जाते थे, अभी वो कुछ दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन होके अपराधी को सजा इस प्रदेश के अंदर मिल रही है। ऐसी बात नहीं है, जहां सब महीनों लगते थे, सालों लग जाते थे इन्वेस्टिगेशन होने में, FIR दर्ज होने के बाद, वहां अब कुछ दिनों के अंदर हम लोग उस अंतिम क्षण तक पहुंच जाते हैं कि उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। उनके कहने का मतलब भी ये था, और जो सवाल हम भी पूछना चाह रहे हैं ममता जी, वो यही था कि जब ये वीडियोज आते हैं तब आप ऐसा महसूस करती हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हाथ बंधे हैं और बयानबाजी ही ज्यादा हो रही है, जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तभी तो इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है। देखिए, हाथ तो किसी के भी बंधे हुए नहीं, हम लोग स्वतंत्रता के साथ में अपने जो भी काम हमें दिए गए हैं या हम लोग करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और पुलिस भी अपना काम पूरी तरह से कर रही है। निर्भया की बात चली, निर्भया स्क्वाड सेल्फ डिफेंस के लिए हमने प्रोग्राम भी चला रखे हैं, जो कॉलेजेस में भी जा रही हैं। पुलिस की हमारी महिला साथी जाके सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स भी दे रही हैं। बच्चियों को आत्म सुरक्षा कैसे करनी, इनके बारे में भी मैच्योर किया जा रहा है। तो हम अपने आप को लाचार तो किसी तरह से नहीं समझ पा रहे। हर वो कार्य जो हमारे मन में आ रहा है, जो लोगों की सलाह है, जो विषय समय काल परिस्थिति के अनुसार करना है, वो हम लोग निर्णय करते हैं स्वयं, किसी के ऊपर हमारा कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल? मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब महिलाओं के साथ अनइक्वालिटी होती है और उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता, तब हम सेल्फ डिफेंस की तो बातें करते हैं, पर ये क्यों नहीं कंपलसरी करते कि हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस हो, लीडरशिप ट्रेनिंग हो और उनका स्किल अप करा जाए। महिलाओं के न्यूट्रिशन के बारे में भी हम फिक्र करें, गुड टच बैड टच के बारे में भी हम उनको बताएं, यहाँ तक कि हम उनके सोशल जस्टिस को इतना इजी कर दें कि जो उनको क्विक जस्टिस मिले। हम स्कूल ड्रॉप आउट रेट को क्यों नहीं कम कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज यहाँ पर कितना ज्यादा प्रचलित है, राजस्थान में पर्दा सिस्टम कितना ज्यादा। हम वुमेन मेंटल हेल्थ पे क्यों नहीं बात करते? हम ये जो टॉपिक है इसको टैबू क्यों बनाते हैं? और सवाल क्या है आपका? सवाल मैम ये है कि जब हम अनजस्टिस करते हैं औरतों के साथ, तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो उसके बाद काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम जब तक रोकेंगे नहीं। तो ये सवाल है कि हम ये सारी प्रॉब्लम्स को कंपाइल करके सोल्यूशन कैसे, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं, जब हम ठीक है, समझ गए। बहुत उनको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या इतना सारा मिक्सअप कर रही हैं। एक सवाल आपका, ये विमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जाए? ममता जी, विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे उनको हम लोग बिजनेस में आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे उनको एजुकेशन में आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे उनको, आपने ड्रॉप आउट बच्चियों की बात की, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन रहा। और मुझे भी बताते हुए खुशी है कि कोविड के अंदर अगर जो सबसे ज्यादा स्कूल से ड्रॉप आउट हुई हैं वो लड़कियां हुई हैं। लड़कों को फिर भी बिना पढ़ाए भी, बिना स्कूल दिए भी उनकी फीस जमा होती रही, राजस्थान में और जगह भी हुई होगी, लेकिन बच्चियों की फीस रोक ली गई। हम लोगों ने 1,78,000 ड्रॉप आउट बच्चियों को 2 साल में उनकी सरकार ने फीस जमा करके उनको वापस एजुकेशन के साथ में जोड़ा है। ये हमारा विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम लोगों ने अपनी आई एम शक्ति योजना चलाई, उसके तहत हम लोग 1 करोड़ रुपए तक की लोन राशि, जिसमें 25% सब्सिडी है, महिलाओं के लिए हम लोग सब्सिडाइज लोन दे रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपना खुद का कुछ न कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। वर्क फ्रॉम होम जागृति योजना कोविड के बाद में आया कि सब लोग घरों से काम करने लग गए। आज 1,20,000 महिलाएं वर्क फ्रॉम होम जागृति योजना से रजिस्टर्ड होकर हम लोगों ने जॉब दिलवाए हैं। तो काम तो हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी
कि राजस्थान का विजन मॉडल 2030 बन रहा है। आप प्लीज उसमें लॉग इन करके अपनी, आप यंग लड़की हैं, आपके दिल में जो भी बातें आ रही है यंगस्टर्स के लिए सरकार क्या करे, आपके जो सुझाव हैं आप उसके अंदर विजन 2030 के अंदर दीजिए। वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है कि आने वाला राजस्थान कैसा बने, उसमें महिलाओं की दिशा, उनकी दशा कैसी रहे। तो आपकी जो फीलिंग है आप उसमें शेयर करिए, उनके ऊपर जरूर गौर किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एक सवाल इस तरफ कोई पूछ रहा है। हेलो मैम, मेरा नाम अन्नू कानावत है और मैं भिलवाड़ा से हूँ। जो कि अभी हमारे बीच में एक बात हुई थी, भट्टी कांड जो हुआ था। तो मेरे 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल तो ये कि क्या किसी का रेप होता है, किसी भी महिला का, लड़की का, बच्ची का, तो उसको हम सरकारी नौकरी देके क्या उसकी इज्जत वापस दे देते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि रेप होने के बाद, अभी जैसे सर ने एक सवाल पूछा था कि आप लोग कोई विवश तो नहीं है, राजस्थान सरकार कहीं विवश तो नहीं है सजा देने से? तो अगर ऐसा नहीं है, आप खुद बोल रहे हैं कि हम विवश नहीं है,
तो अभी भट्टी कांड में जो उस बच्ची के साथ मतलब इतने टुकड़े कर दिए गए उसके, और 6 लोगों को पकड़ लिया गया, तो उनको सजा क्यों नहीं हुई? तो मुझे तो लगता है कि सरकार विवश है। ओके देखिए, सरकारें तो विवश नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी सरकार विवश नहीं होती। जिसकी मंशा है वो काम होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का एक सिस्टम है। कोई भी बड़ा सा बड़ा अपराधी भी है, राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई थी और जिन्होंने की उनको आइडेंटिफाइड भी कर लिया था, लेकिन वो कितने ही साल जेल में रहे मालूम चलने के बाद भी कि इन्होंने मारा है। एक एफआईआर दर्ज होना, सरकार के अंदर कोई केस रजिस्टर्ड होना, उनका एक टाइम बाउंड काम है पूरा, तो उसी के आधार पे वो पूरा होएगा। इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरा नहीं होएगा, वो टाइम हमने बहुत कम करवा दिया और वो बहुत 2 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने में वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होके सजा मिलती है। इसमें मैं ना हम लोग दबाव में ना कुछ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो तो पूरा होएगा ही। ममता जी, अगर मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि हिस्ट्री शीटर्स या जो बलात्कारी हैं उनको नौकरी की सुविधा नहीं देंगे, सरकारी नौकरियों से वंचित रखेंगे, इस तरीके की मंचलों को, मंचला शब्द वैसे तो उत्तर प्रदेश से आया था, तो यहां पर अगर कॉपी हो गया तो अलग बात है, लेकिन अगर ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की चीजों से रोक लगेगी? क्योंकि लग नहीं रही है, राजस्थान में तो नहीं लग रही कम से कम। देखिए, कुछ लाख रुपए दे देना रेप विक्टिम के लिए, कोई, मैं समझती हूँ उसकी इज्जत वापस नहीं आती है। तो सबसे पहली बात तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन भी होता है, ये भी होता है, लेकिन मैं इसमें एक बात और कहूंगी कि जब मैं थी तो मैंने जस्टिस वीसी शर्मा थे शायद, उनकी कमेटी को मैंने कुछ रिकमेंडेशंस भेजे थे, और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चलाए जाएं, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया जाए कि आप इतने समय में इस केस के बारे में तय करेंगे। लेकिन मैंने देखा, जैसे अभी ने उन्होंने राजीव जी की हत्या का जिक्र किया, अगर यही टाइम बाउंड होता तो उनको कब की फांसी लग जाती, लेकिन चूंकि टाइम बाउंड नहीं था, हर कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता रहा, और रिलीफ मिलते मिलते फिर वो उनको माफी भी मिल गई थी शायद। तो ये जो है ना, जब तक हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रिक्ट तो लेना ही पड़ेगा। हर पार्टी ये सोचती है कि मेरे वोट्स में कमी आ जाएगी, ये नहीं सोचना चाहिए। जहां महिलाओं की बात है वहां तो महिलाएं सर्वोपरि है, मैं मानती हूं। तो महिलाओं के सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए हम जो भी कर सकें वो हमें करना चाहिए, जो हम नहीं करते वो चाहे आप कुछ भी कहें। शौचालय की बात आती है, हमने देखा शौचालय गांव में बन गए थे जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पानी की टंकियां ही नहीं थी, तो उन शौचालयों का क्या होगा? अब हालांकि वो सब शौचालय वर्किंग हैं और लोगों को रिलीफ भी मिला है, और गांव में छेड़छाड़ और रेप के केसेस में थोड़ी सी कमी भी आई है। लेकिन मैं ये मानती हूं कि शहरों में आज भी वो कमी नहीं है। शहर दिन पे दिन, अब जैसे भीलवाड़ा की, अभी चित्तौड़ की जो घटना हुई, इससे बदतर और क्या घटना होगी कि महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। और मतलब मैं समझती हूं कि कुछ बोलते हुए भी शर्म आती है, लेकिन इन पे सरकारों को कड़े एक्शन लेने चाहिए। मैं इसी सवाल पर आती हूं, अभी मैं जरा ऑडियंस के पास भी जाऊंगी, लेकिन ममता जी, जो बात यहाँ ममता जी ने कही, ममता शर्मा जी ने, मैं उसी पर आना चाहती हूँ। आपने बाकी उन राज्यों का जिक्र किया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और आपकी सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री भी उन राज्यों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की कोई घटना होती है, उसके बाद जो उसके गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, उसके बाद बाकी लोगों में एक दहशत होती है कि हमें नहीं करना, ऐसी वारदात नहीं करनी। लेकिन राजस्थान में हर 24 घंटे, हर एक हफ्ते में इस तरीके की घटना है, लेकिन कहीं वो सीन दिखाई नहीं देते, वो वीडियो कहीं नहीं आते कि मंचलों के साथ किया क्या जा रहा है। मंचलों के लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले महीने ही अनाउंस किया है, तो अब आपको रिजल्ट आने वाले 6 महीने में देखे जाएंगे जरूर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मंचलों पे अपने आप ही लगाम भी लगेगी। क्या लगेगी, क्या लगी अभी तक? देखिए, 1 महीना हो गया
जिन मंचलों को थानों में आइडेंटिफाइड किया गया उनको नौकरियों से तो वंचित रखेंगे, वो नौकरियों के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर ही वो पकड़े जाएंगे कि वो मंचले हैं और उन्होंने बच्चियों के साथ गलत हरकतें की हुई हैं। अपने आप ही एक एग्जाम्पल पेश होगा। फास्ट ट्रैक के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारे केसों को जल्दी करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आपने यूपी की बात की तो यूपी तो नंबर 1 है अपराध में। वहां तो आपने देखा किस तरह से उन्नाव की घटना हुई, किस तरह से कठुआ की घटनाएं हुई, वो भी आपको याद है, वो भी उसी उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं। तो आप सारी चीज देखिए, आप एक पहलू मत देखिए। आप एक कि यूपी में अगर ऐसा होता है तो मान लिया जाता है। आप एक राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इसलिए आपको कम से कम एनसीआरबी को कोट करते हुए या तो आप बात करें या फिर आप अपने डेटा पुख्ता तौर पर सामने रख रही हैं। आपने एकदम से कहा कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मैं जानना चाहूंगी, जितने आंकड़े मैं देखकर आ रही हूं, कहीं पर भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं है महिलाओं के प्रति अत्याचार में। आपके आंकड़े अगर पुख्ता है तो आप प्लीज दीजिए। तो देखिए एफआईआर दर्ज नहीं होंगी, अगर हम लोग भी बंद कर दें तो हमारे भी बहुत नीचे आ जाएंगे। नहीं, लेकिन ये नंबर 1 है लेकिन हम एफआईआर करवा रहे हैं, ये बात जरूरी है एफआईआर दर्ज कराना, इसलिए हम करवा रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ अपराध नहीं हो रहा, अन्य प्रांतों की तरह से हम दबा नहीं रहे चीजों को। लेकिन उत्तर हम प्रदेश बच्चियों नंबर 1 के साथ, आप यूपी की है क्या? नहीं, मैं कहीं की भी हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ और आप मुझे अगर लगा गलत है बात कि आप करेंगी यूपी दर्शकों की के हैं तो सामने तो मुझे रोकना पड़ेगा। आप अगर गलत आंकड़ा देंगी किसी तो राज्य रोकना की पड़ेगा। बात, आप एक महिला हैं, किसी राज्य की पक्ष मत लीजिए। आप महिला का लेकिन मैं पक्ष गलत लीजिए, आंकड़ों का पक्ष भी नहीं ले सकती। महिला का पक्ष लीजिए कि आप एक राज्य को ये गलत रुकना तरीके से चाहिए, पेश कर रही ये हैं। अपराध रुकने चाहिए। आप एक राज्य को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि वो नंबर 1 है। नंदिनी जी, आप कुछ कह रही थी आंकड़ों पर। देखिए, आंकड़ों की बात, ये एनसीआरबी के आंकड़े हम सब लोग इनको दे रहे हैं, पर मैं ये मानती हूँ कि राजस्थान में सरकार मंशा दिखाती है कि जब भी कुछ होता है उसके बाद एक कदम उठाया जाता है, पर फिर भी ये रुक नहीं रहा। तो मुझे लगता है एक तो अवेयरनेस की कमी है, स्टेट में लड़कियों को जितना अवेयर करना चाहिए गाँवों में वो नहीं है, और जो एक बेसिक काम होना चाहिए था साक्षरता पर, वो नहीं हुआ है। अभी भी जो महिला साक्षरता की दर है वो 52% है, जो कि बहुत कम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, खास मेहमान हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लास्ट में मैं एक बात और कहूंगी। गांधी जी ने भी कहा था कि एनजीओज को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि ये काम सारे एनजीओज के माध्यम से होते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एनजीओज की कोई इंपॉर्टेंस बची नहीं है। गांधी जी ने तो ये तक कहा था कि अगर हम एनजीओज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो ब्यूरोक्रेसी किंग बन जाएगी, ब्यूरोक्रेसी राजा बन जाएगी और पॉलिटिशियंस राजा बन जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जेन्युइन जो एनजीओज हैं उनको भी ममता जी से कहूंगी कि उनको काम दें, उनको प्रोग्राम्स दें, और वो करती हैं, गाँव में जा जाके भी करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ डीडी डायलॉग में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।